गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका हमारे सौंदर्या चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो बनाया है और उम्मीद करते हैं कि आपकी सफलता में ये 100% हितकर सिद्ध होगा। फ्रेंड, हमने इसके पहले 2 वीडियो और भी लोड किया है जो अनुसूची और भाग से संबंधित हैं। डिटेल में अध्ययन कराने के लिए आपके परीक्षा की तरह जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाने के कारण हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ रहा है, जिसमें लगभग 4 बन जाएंगे। दो हमने ऑलरेडी लोड कर दिया है, जिसमें पहले खंड में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित किया है। अनुच्छेद भाग 2 और दूसरे खंड में हमने अनुच्छेद 51 से लेकर 151 तक वर्णित किया है। और इस दूसरे खंड में 51 से लेकर 151 नहीं, बल्कि दूसरे खंड में हमने 51 से लेकर 82 अनुच्छेद 82 तक वर्णित किया है। तीसरे खंड में आज हम आपको जो सिखाने वाले हैं उसमें हम अनुच्छेद 83 से लेकर अनुच्छेद 148 तक वर्णित करेंगे। यहाँ पर कुल मिला के जो भारतीय संविधान का भाग 5 कंप्लीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि पहला जो हमने वीडियो लोड किया था उसमें भाग 1 से 4 तक वर्णित है और 5वां भाग चूँकि काफ़ी बड़ा है इसलिए इसको हम 2 पार्ट में अध्ययन कराने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो अगर आपकी वैसे तो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर वीडियो में आपको कम समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा हो सके। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपने लेक्चर पे आते हैं। आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 क्या बताता है? अनुच्छेद 83 ये बताता है कि संसद के सदनों की अवधि के बारे में डिस्कस करता है कि संसद के सदन की अवधि क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि संसद जो लोकसभा होता है, जो राज्यसभा होता है, वो कितने समय के लिए गठित होता है और उनके कार्यकाल, अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 5 वर्ष, राज्यसभा की बात करते हैं 6 वर्ष। तो इस तरह से इनकी कार्य सीमा होती है। लेकिन ज़रूरत अगर ऐसी सिचुएशन होती है कभी तो इसके पहले या बाद भी विघटित होती है। राज्यसभा अस्थायी है इसलिए यह कभी भी विघटित नहीं होती, जो भी होता है वो लोकसभा में होता है। ठीक है। अनुच्छेद 84 में हम क्या देखते हैं? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता मानी योग्यता होता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका वर्णन अनुच्छेद 84 में दिखाई पड़ता है। अच्छा भाई, संसद के पार्ट अगर करें तो कौन कौन होता है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा, दूसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने आगे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे बोला है संसद की सदस्यता, यानी अगर संसद का लोकसभा का मेंबर है तो उसकी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुका हो। ठीक है, इस तरह की है, पागल दिवालिया न हो। ठीक इसी प्रकार से राज्यसभा का सदस्य है तो उसके लिए यहाँ 25 साल है तो वहाँ पर 30 वर्ष है। सेम प्रोसीजर। एक खास बात दोनों के लिए है कि चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य, यह भारत के किसी भी राज्य से या किसी लोकसभा राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। इसको ये नहीं बांधा गया है कि नहीं आप जिस राज्य के हैं वहाँ से चुनाव लड़ें, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं किया गया है। ठीक है। अब हम लोग अनुच्छेद 85 के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, 84 क्लियर हुआ। यानी संसद का सदस्य बनने के लिए किसी राज्य की सीमा निर्धारित नहीं है, कहीं से भी सदस्यता बना लिया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 85 पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। 85 में क्या बताता है? संसद के 17वां सत्र व विघटन का वर्णन करता है। यानी संसद की जब बात की जाएगी तो बेसिकली हमने बताया कि राज्यसभा परमानेंट निकाय है। जो भी केस है लोकसभा में होता है तो लोकसभा
के सत्रावसान सत्र विघटन का वर्णन दिखाई पड़ता। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा सा चलेंगे। देखिए भाई, लोकसभा का जो विघटन होता है, 1 बाय 1 चलेंगे। लोकसभा का जो विघटन होता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद करता है, और 5 वर्ष के बाद जब विघटित करेगा तो री इलेक्शन पुनः चुनाव कराता है। किंतु ध्यान रहे, आपातकाल के समय इसकी सीमा बढ़ा दी जाती है, किंतु एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के लिए ही बढ़ाया जाता है। ठीक है, और पूरा कितना, 6 माह, एक बार में 6 माह, फिर दूसरी बार में 6 माह, यानी अधिकतम 1 वर्ष की सीमा बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद यानी कहने का मतलब है कि आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किंतु कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना है, अच्छा क्या ऐसा लोकसभा का कोई कार्यकाल है जो 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष हो गया हो? हाँ, 5वीं लोकसभा का गठन जो 1971 से 77 के बीच में था, इसका कार्यकाल 6 वर्ष था, क्योंकि इमरजेंसी के कारण 1 वर्ष इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई आपकी। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है, एक क्वेश्चन है, हमने ऊपर बताया था संसद के सत्रावसान सत्र व विघटन। ठीक है, विघटन हमने बता दिया। अब सत्र पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। सत्र क्या होता है? लोकसभा का जो बैठक होती है, यह 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाई जाती है, यानी 2 बार मीटिंग जरूर होगी, और इन दोनों सत्र के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी जो लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है वो हमने बताया कि साल में कम से कम 2 बार जरूर होने चाहिए, और एक बार में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, इससे कम समय लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा बैठक। यहाँ पर एक चीज़ और मन में आया हमारे, सत्रावसान, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात क्लियर करेंगे। ठीक है, अब सत्रावसान क्या है इसको हम देखेंगे। देखो, लोकसभा की जो बैठक होती है, सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त करना, रोक देना, बंद करना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोकसभा का स्थगन यानी जो लोकसभा की बैठक होती है, उस बैठक को रोकने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। वह स्थगन कितने दिन पे, यानी वह स्थगन जब चाहता, कोई बहस चल रहा होता है, अगर अध्यक्ष चाहे तो जब चाहता है अध्यक्ष तब उसको रोक सकता है, बंद कर सकता है, या किसी सदस्य को बोलने की आदेश दे सकता है। इस तरह से जो रोकता है उसको स्थगन बोला गया है। जबकि लोकसभा का सत्रावसान या विघटन, ये दोनों अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। राष्ट्रपति जब चाहता है तो लोकसभा को विघटित करता है, या सत्रावसान, सत्र को समाप्त कर देता है, यानी कोई भी बैठक नहीं होती। सत्रावसान या विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग अनुच्छेद 86 के अंदर देखेंगे। 86 में क्या है? सदन के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सदन होता है, यानी जो लोकसभा राज्यसभा के जो सदन बनते हैं, उसमें अभिभाषण का अधिकार किसको है? प्रथम अभिभाषण का अधिकार राष्ट्रपति को जाता है। इसके बारे में हम आगे अनुच्छेद में देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 87 में बताता है कि राष्ट्रपति को विशेष भाषण का अधिकार देता है। देखिए, 2 ऐसे अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति विशेष भाषण देता है। कब कब? जब पहली बार
लोकसभा का गठन होता है और लोकसभा के गठन के बाद जो पहला भाषण होता है वह पहला जो भाषण होता है वह राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य चुनाव जीत के आते हैं उनके पद के बारे में, उनसे संबंधित पहला भाषण देता है। उसके बाद प्रोटो स्पीकर जो होता है उस संसद सदस्य को शपथ दिलाता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष का पहला जो भाषण होता है वह भी राष्ट्रपति ही देता है और राष्ट्रपति उस भाषण के साथ संसद के सदस्यों के कर्तव्य और चीज़ों का अध्ययन कराता है कि संसद के सदस्य का क्या कर्तव्य है, उनको किस तरह से कार्य करना चाहिए, ये सभी जानकारी राष्ट्रपति उनको दिलाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, 88 अनुच्छेद 88 में क्या वर्णित है? 88 में सदन के बारे में मंत्री व महान्यायवादी के अधिकार का वर्णन है। यानी आर्टिकल 88 में किसके बारे में बताया गया है? मंत्री और महान्यायवादी। मंत्री के क्या विशेष अधिकार होते हैं इस सदन में, वो हम आपको डिस्कस पहले कर लेते हैं। देखिए भाई, दो प्रकार के संसद सदस्य होते हैं, यानी एक सरकारी सदस्य, एक प्राइवेट सदस्य। सरकारी सदस्य कौन होते हैं? सरकारी सदस्य वे होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, और जो मंत्री नहीं बन पाते वो सिर्फ क्या रहते हैं? वो मंत्री नहीं बन पाते, वो प्राइवेट सदस्य में आते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर सरकारी सदस्य है और यह कोई विधेयक लाता है तो बिना किसी सूचना के डायरेक्ट संसद में पेश कर देता है, यह उसका विशेष अधिकार है। जबकि लोकसभा या राज्यसभा का जो सिर्फ सदस्य होता है यानी प्राइवेट सदस्य, यह विधेयक पेश करने के पहले 1 महीने पहले इसे बताना पड़ता है, या लोकसभा अध्यक्ष को बताए या लोकसभा के गजट में या राज्यसभा गजट में यह सूचना दे कि मैं यह विधेयक लाना चाहता हूँ, तभी वह विधेयक को ला सकता है। ठीक है, तो यह सरकारी जो सदस्य यानी जो मंत्री होते हैं उनका यह विशेष अधिकार है। अब हम लोग महान्यायवादी की बात करते हैं। महान्यायवादी का ऐसा विशेष क्या है, क्या अधिकार है सदन में? महान्यायवादी यह संसद का सदस्य नहीं होता। पहला कॉन्सेप्ट सभी को पता है, हमने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधि सलाहकार होता है या विधि परामर्शदाता होता है या प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो जो राष्ट्रपति जो महान्यायवादी होता है वह बिना किसी सूचना, बिना सदस्य होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार इसे नहीं है। ये मत नहीं दे सकता, बाकी वहाँ पे बैठ सकता है, केस की सुनवाई कर सकता है और जो भी रिलेटेड काम है कर सकता है, सिर्फ मत देने का अधिकार इसे नहीं दिया गया है। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम लोग अनुच्छेद 89 को एनालिसिस करेंगे। किसको? आर्टिकल 89। इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमने बताया, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सभापति पदेन होता है, यानी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरी चीजें, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपस में मत का प्रयोग करके अपने उपसभापति की नियुक्ति करते हैं। उपसभापति इस समय कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। अच्छा, उपसभापति राज्यसभा का जो बनता है वो चुनाव जीत के बनता है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन डाउट आता है, जो उपराष्ट्रपति होता है हमने बताया राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, और उपराष्ट्रपति के नाम का उसे वेतन भत्ता नहीं मिलता, ये विशेष ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति
का जो वेतन भत्ता मिलता है ना, वो राज्यसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता मिलता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भत्ता नहीं है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना कि उपराष्ट्रपति को इतना पेमेंट मिल रहा है, तो ध्यान रखना उपराष्ट्रपति का पेमेंट नहीं है, बल्कि राज्यसभा अध्यक्ष का पेमेंट उसे मिलता है। यह विशेष ध्यान रखना है। अनुच्छेद 90 अब हम देखेंगे। किसको देखेंगे? अनुच्छेद 90। इसमें यह बताया गया है कि उपसभापति राज्यसभा पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ध्यान रखना, जैसे हमने बताया इसके अंदर यह वर्णित है कि जो उपसभापति होता है, राज्यसभा उपसभापति, जिसे राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है वोट देकर, तो उपसभापति उसका पद कैसे वो पद से रिक्त होता है, कैसे? वो भी सेम इसी तरह से चूँकि विधान राज्यसभा का सदस्य इसलिए 6 वर्ष तक रहेगा, वो भी रहेगा, ठीक है, कार्यवाही में भाग लेगा। और उसकी खास बात क्या है? सेम इसी तरह से जैसे अविश्वास प्रस्ताव उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। और इन सब बातों का डिटेल वर्णन अनुच्छेद 90 में है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) में क्या है? सभापति यानी उपराष्ट्रपति की बात हो रही। सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति वर्णित है। यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है वो क्या करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा की सभी कार्यवाही में पदेन अध्यक्ष होता है। इस तरह से उसके जो वर्णन है यह 19(1) अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 19(2) 92, इसमें क्या है? जो सभापति या उपसभापति है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का उपाध्यक्ष, इन दोनों को पद से हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है तो उसका पीठासीन नहीं होता है। मतलब क्लियर हुआ? नहीं। अगर राज्यसभा का सभापति है या उपसभापति है, अगर उनको पद से हटाने संबंधित कोई संकल्प अगर चल रहा है सदन में, तब जो पीठासीन अधिकारी होता है तब ये दोनों नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ उसमें विचार हो रहे हैं, तब इनका रहना कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अनुच्छेद 93 19(3), इसमें लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वर्णन है। ये क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मतलब होता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, हमने बताया कि जब पहली बार चुनाव जीत के आते हैं, पहला भाषण राष्ट्रपति महोदय देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है, यानी जिसका कार्यकाल उस पीरियड जीते हुए सदस्यों में सबसे लंबा होता है, जो सबसे ज़्यादा दिन से सदस्य बना हुआ होगा, वह सदस्य क्या करेगा? प्रोटो स्पीकर बनाया जाएगा। अब प्रोटो स्पीकर के सम्मुख सभी सदस्य क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लोकसभा के सदस्य आपस में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं ये पूरी तरह से लोकसभा के सदन की अध्यक्षता करते हैं और सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जो एक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य वोट देके इसको बनाते हैं अध्यक्ष को, तो इसको पद से कैसे हटाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव, यानी लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इन्हें पद से हटा भी सकते हैं। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव की बात हमारे मन में आई तो एक क्वेश्चन और आया कि अविश्वास का प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? ध्यान है आप लोगों को? तो पहले जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मालवंकर, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह बाद में अस्वीकृत हो गया जाता है और वे लोकसभा के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। वे अपने पद पे बने रहते हैं और जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो अध्यक्ष बने रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं।
एक चीज़ और है, अगर हम ये बात करें कि लोकसभा की पहला, जैसे हमने बता दिया जीवी मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर कोई पूछे कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन महिला अध्यक्ष थी? मीरा कुमार थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, ठीक है। अब अनुच्छेद 100 के बारे में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 100 में क्या वर्णित है, क्या बताया गया है। अनुच्छेद 100 में ये बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, यानी लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, ठीक है। ऐसा वर्णन कहाँ पे है? अनुच्छेद 100 में। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, सामान्य जो विधेयक हम लोग जानते हैं कि साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। तो अगर साधारण विधेयक की स्थिति हो, कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक, ध्यान रखना, साधारण विधेयक की स्थिति में हो और कोई भी सदन कोई बिल, साधारण विधेयक का कोई भी बिल कोई एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन 6 माह के लिए उसको रोक ले, कोई निर्णय न दे, तब राष्ट्रपति क्या करता है? तब राष्ट्रपति दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन बुलाता। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में वर्णित है, ठीक है। और जब राष्ट्रपति उन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट, अब लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अब दोनों का डिसीजन की कौन सी बात मानी जाए, यानी बिल पास किया जाए या फेल किया जाए, तो उसके बाद क्या होगा? वोटिंग कराई जाती थी। वोटिंग जब कराई जाएगी, दोनों का अगर बराबर मत है, तब उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है, और इसी का वर्णन अनुच्छेद 100 में किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में लगातार पूछा, वैसे तो ये जितने टॉपिक हैं सब एग्जाम के क्वेश्चन ही, आप लोग पेपर सॉल्व करोगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं। ये सारे चीज़ें जो भी आपको बता रहे हैं सब आपके पॉइंट टू एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और हर लाइन, जितने भी इसमें लाइन लिखे हैं, हर लाइन से क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए ये बताना कि कौन सा क्वेश्चन कब आया ये मुश्किल है, क्योंकि हर लाइन का ही क्वेश्चन है, उसी को हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है, ठीक है। अच्छा, अब तक 3 बार साधारण विधेयक बुलाए गए। कितनी बार? 3 बार। पहली बार कब? 1961 में दहेज निरोधक विधेयक दहेज, डॉरी, दहेज प्रथा से संबंधित जो विधेयक पारित हुआ था 1961 में, इसके लिए भी कंबाइंड सेशन बुलाया गया था। दूसरी बार 1978 में बुलाया गया था, बैंक सेवा आयोग विधेयक इसे बोलते हैं, बैंकिंग के लिए। तीसरा 2000 में पोटा के लिए, पोटा जानते हैं, आतंकवादी निरोधक कानून जो बनाया गया है 2000 में, इसके केस में भी कंबाइंड सेशन बुलाया गया था, ठीक है। अच्छा, एक लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक और कुछ खास बातें, उसको नोट नंबर 2 में हम देखेंगे। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनको संसद अधिकारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी ये जो 5 लोग हैं संसद अधिकारी बोला जाता है। जैसे लोकसभा का अगर कोई भी सदस्य जो लोकसभा का चुनाव जीता हो, लोकसभा का सदस्य, कोई भी सदस्य अगर 6 महीने तक सदन में नहीं उपस्थित होता, अनुपस्थित रहता है, और वह इसकी सूचना किसी भी अधिकारी को, सदन के अधिकारी को नहीं देता, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या महासचिव को नहीं देता, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। सेम यही प्रावधान राज्यसभा में, राज्यसभा में अगर वो 6 महीने गायब है तो फिर उसे किसको सूचना? राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अदरवाइज वो भी अनुपस्थित हो जाता है। अनुच्छेद 108 में हमने बताया था, आपको याद है अभी, संयुक्त अधिवेशन, इसका वर्णन हमने बताया आर्टिकल 108 में। अनुच्छेद 110 क्या वर्णित है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक बनाया गया। धन विधेयक, धन विधेयक क्या है? मनी बिल। मनी बिल क्या है? सामान्यतया मनी बिल के पहले हमें वित्त विधेयक थोड़ा सा समझना है। वित्त विधेयक के बारे में वर्णन
अनुच्छेद 117 में वर्णित है। वित्त विधेयक के बारे में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 117 में। थोड़ा सा समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए, अगर कोई फाइनेंस संबंधित कोई बिल होता है तो वैसे तो लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतया लोकसभा से ही होता है। अगर लोकसभा से बिल पास हो गया और राज्यसभा में गया और राज्यसभा उस बिल को न पास करे, रोक ले, तो यह वित्त विधेयक कभी पास नहीं होता। तब क्या होता है? और वो विधेयक पास होना जरूरी हो, तब उस विधेयक को लोकसभा के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास ले जाते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को पढ़ता है और उस अपना अनुमति देता है। फिर उसकी अनुमति के बाद वही विधेयक जो पत्र ले गया राष्ट्रपति के पास गया था, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष उस पर अपना मुहर ठप्पा मारेगा, सिग्नेचर करेगा, और लोकसभा अध्यक्ष के सिग्नेचर करने के बाद ही यह जो बिल होगा ये वित्त विधेयक, धन विधेयक बन जाता है। और धन विधेयक जब बन जाएगा तो पुनः लोकसभा से पारित होगा और लोकसभा के 2/3 मेंबर्स इस विधेयक को जब पारित कर देंगे, पास कर देंगे, तो यह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इस विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती, 14 दिन से ज़्यादा नहीं। 14 दिन के बाद यह स्वतः राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद यह बिल अपने आप पास हो जाता है। अब हम यहाँ पे अनुच्छेद 112 के को एनालिसिस करेंगे। अनुच्छेद 112 में क्या है? इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है। हमने आगे डिस्कस किया था, आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था कि इतिहास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले ही लेक्चर में। तो इसमें बजट क्या है? बजट का मतलब होता है सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा। इसके बारे में डिटेल में बात बताएंगे। अनुच्छेद 117 फाइनेंस बिल वित्त विधेयक के बारे में, जो अभी हमने बताया। अनुच्छेद 123 पर हम लोग फोकस करेंगे। अनुच्छेद 123 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश है। क्या है? अध्यादेश। इस पर भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश क्या है? अगर लोकसभा, वैसे बोला जाता है कि संसद सत्र में ना हो, लेकिन संसद में राज्यसभा तो रहती है, लोकसभा भंग हो और देश के लिए कोई कानून बनाना आवश्यक हो, यानी कि देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर कानून को बना देता है। इसका वर्णन है। और लेकिन जो राष्ट्रपति अध्यादेश बनाएगा, कानून बनाता है, यह सिर्फ 6 सप्ताह तक मान्य होता है। ध्यान रखना, सिर्फ 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर संसद बाद में गठित हो गई, अगर चाहे तो पुनः इसे कंटिन्यू लॉ बना सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 124 अब हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 124 में की गई है। क्या है ये? थोड़ा इसके बारे में जान लेना। अनुच्छेद 1935 भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई थी और उसी के आधार पर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुई। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया थे। अच्छा, वर्तमान में कौन है? बोबड़े जी हैं। ये कहाँ से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। ठीक है। अनुच्छेद अब 129 के बारे में हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का जिक्र है, यानी उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का होने का जिक्र होता है। इसका मतलब क्या? अभिलेख का मतलब अगर कोई नियम भारतीय संविधान में या IPC में नहीं बनी है, अगर कोई नियम नहीं बना है और उस नियम के अगेंस्ट भी कोई नियम न बना हो और ऐसे केस मामले न्यायालय में आ जाते हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है, उच्च न्यायालय को भी अधिकार है कि वो अपने मन से निर्णय दे दे, और जो अपने मन से निर्णय देता है उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है और उसी को हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। फिर दूसरी जगह अगर जुडिशरी की बात होती निर्णय, तो उस अभिलेख उसको साक्ष्य के रूप में लेकर निर्णय ले लिया जाता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 137 के बारे में देख लेना है। इसमें उच्चतम न्यायालय
का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? आर्टिकल 137। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई भी संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो और यह कानून संविधान का उल्लंघन करता हो, तब राष्ट्रपति को, तब से उच्चतम न्यायालय, चूंकि उच्चतम न्यायालय क्या है? संविधान का संरक्षक माना गया है, ठीक है। अतः उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह उस कानून को, ठीक है, जो बन रहा है उस कानून को समाप्त कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन रिट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 143 इसके अंदर क्या वर्णित है? इसके अंदर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है और उच्चतम न्यायालय को सलाह देना कंपलसरी होता है, वो मना नहीं कर सकता। अब अलग बात है कि राष्ट्रपति उसकी बात को माने या न माने। अच्छा भाई, नेक्स्ट अनुच्छेद पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। आया अनुच्छेद 148 आर्टिकल। इसमें कैग के बारे में वर्णन है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ये कैग क्या करता है? भारत के सभी प्रकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। यानी भारत सरकार के द्वारा जो भी धन आवंटित किया गया, चाहे लोकसभा के थ्रू, चाहे सांसद के थ्रू या किसी के थ्रू, तो उन सभी धन को कौन देख रेख करता है? सीएजी करता है। इसीलिए इसे लेखा समिति का आंख व कान भी बोला गया है। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष 65 वर्ष के लिए किया जाता है। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, आपकी चीज समझ में आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं पॉइंट टू एग्जामिनेशन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना हितकर है, तो आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और घंटी बजाना ना भूलें। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बार मिलेंगे और इस तरह से आप अच्छी हमारे वीडियो को देखते जाइए, जिससे हमारी जो उम्मीद है कि हम आपको आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन 100% आपको सार्थक बनाएंगे, सफल बनाएंगे और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अब विराम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ पुनः आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 6 को राज्य कार्यपालिका के अंदर एनालिसिस डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।